देखिए बच्चों, भाई प्लीज, असर्शन रीजनिंग 13। तेरह हो गए। 14 देखिए, असर्शन रीजनिंग 14, 13 हो गया था। करे इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल। एकदम सही है। कैसे? सुन लीजिए प्रियांशु। करे भैया, अगर मैं एक प्लस चार्ज को देखूं तो एक प्लस चार्ज की जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है कुछ इस शेप की होती है, आपको याद होगा। और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी वो कैसे निकलेंगी? ऐसे यही निकलेंगे ऐसे बाहर के। हाँ हाँ, लो भैया, हेलो, हाँ भैया, क्या बोला? कौन है? कौन है? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, क्लास लो। अभी पैसे देने वाला, कुछ पैसे आए मेरे पे, ठीक है। देखिए भैया, ओए, तो ये जो, ये क्या है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये क्या है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। टकवाल चुप हो जा, मतलब बहुत मारूंगा नहीं। चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, उसकी इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमेशा कैसी बनती है? स्फेरिकल। प्लेन शीट हो, उसकी इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसे बनती है, प्लेन शीट है प्लस है, उसकी ये रही, ये रही। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है? ऐसे। कैसे होती है? ध्यान दीजिए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं डाइपोल की बात करूं तो डाइपोल की इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरीके की होती है, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आती है, प्लस से माइनस की तरफ। और डाइपोल की जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है वो होती है ये, क्योंकि आपको बता दूं कि इसका इसका पोटेंशियल यहां पर पॉजिटिव, इसका पोटेंशियल यहां पर नेगेटिव, नेट पोटेंशियल क्या हो गया? जीरो। इस लाइन पे हर जगह पे आपको पोटेंशियल क्या मिलने वाला है? जीरो। यानी हर जगह का पोटेंशियल क्या है? जीरो ही है। मतलब ये लाइन कैसी बिहेव कर रही है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये इक्वी पोटेंशियल, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? तो हम देख रहे हैं इस केस में भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या आ रही है? पर अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस की ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी आ रही है? परपेंडिकुलर। इस केस में भी इक्वी, ये देखिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस केस में भी क्या है? परपेंडिकुलर। और इस केस में भी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे क्या है? यानी ये बात तय हो गई कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कैसी होती है? परपेंडिकुलर। कैसे होती है? ऐसा समझ पड़िए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। चलो ठीक है, फिर क्या रहा है? सरफेस एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल। ये भी क्या रहा भैया? अच्छा एक बात बताओ, पोटेंशियल डिक्रीज कब होता है? जब आप चार्ज के पास में आते हो या चार्ज से दूर जाते हो? दूर जाते हैं, बिल्कुल भैया, ठीक है, समझ गया। इक्वी पोटेंशियल सर, जब आप चार्ज से दूर जाओगे, ठीक है, जब आप चार्ज से दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो लगातार क्या होती है? बैठे बैठे बैठे, ठीक है, कह रहा है भैया एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब जैसे आप चार्ज से दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? लगातार आपकी क्या होगी? कम होगी। और लगातार आपका पोटेंशियल भी क्या होगा? कम होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही पोटेंशियल सरफेस की क्या होगी? देखिए दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ शिट को, मेरी बात ध्यान सुनिए भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होती है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस की हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि अगर आप चार्ज से दूर जाओगे तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल लगातार क्या होता है? कम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किससे दूर जाती है? चार्ज से।
और 4 से आप जुड़ जाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा, लगातार घटेगा। तो ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या होता है, लगातार आपका कम होता है। इसका पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा, इसका पोटेंशियल कम, इसका पोटेंशियल कम, और दूर जाओगे तो और कम मिलता जाएगा आपको। समझ गए भाई? चलो आगे बढ़े। मतलब आपका असर्शन क्या है, ठीक है, ये जो असर्शन है वो क्या है भैया आपका, ठीक है, समझ गया। अब आते भैया रीजन पे, क्या है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड। पता समझे, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अब देखिए क्या कहता है, नेगेटिव ग्रेडियंट मतलब पता क्या था आपको, नहीं, टाइम से नहीं, डिस्टेंस से, ठीक है। कह रहा भैया नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ डीवी अपॉन में डीएक्स, डीवी अपॉन में इसका नेगेटिव जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। बिल्कुल बराबर होता है, बिल्कुल सही बात है। डीवी अपॉन में डी, ये मैंने आपको कराया था ये रिलेशन, और अगर आपको याद नहीं आ रहा तो ये भी देख लो, ठीक है। ये प्लस चार्ज है, ध्यान दीजिए, 3 नंबर की डेरिवेशन है पूरी, 3 नंबर की फ्री फंड की डेरिवेशन है, ठीक है। जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, ठीक है। 3 नंबर की फ्री फंड, भाई बोलिए मत भाई, थक जाऊंगा मैं खाम भाई। 3 नंबर की फ्री फंड की डेरिवेशन है। आपको पता है इसका पोटेंशियल अगर यहां पर भी है तो आगे क्या होगा, V माइनस डीवी हो जाएगा, पोटेंशियल कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भी बताया मैंने आपको, पोटेंशियल क्या कम होगा, सुन ले बस, ठीक है। आप जब यहां से यहां पे एक चार्ज को लाते हो, एक चार्ज क्या है, ये यूनिट चार्ज है, क्या है ये, 1 कूलम चार्ज है। जब ये यहां पे था तो यहां पर एनर्जी कितनी थी इसके पास, ए पॉइंट पर, फिर कहां लाया बी पॉइंट, ए पॉइंट पर कितनी एनर्जी थी। अगर आपको एनर्जी का फॉर्मूला याद होगा तो पोटेंशियल इनटू में चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर होता है, पोटेंशियल इनटू में चार्ज के प्रोडक्ट के, याद है, बंद कर दे भाई, उठाइए मत, ठीक है। तो ए पॉइंट पर ये चार्ज, जब 1 कूलम चार्ज था, 1 कूलम चार्ज जब ए पॉइंट पर था, ए पॉइंट पर था, तो भैया आपको पता है इसके पास एनर्जी कितनी होगी, चार्ज इनटू में पोटेंशियल, वी इनटू में डीवी। ये क्या होगा, क्यू नॉट, क्यू नॉट की वैल्यू क्या भैया, क्या होगी भैया, माइनस डीवी। देखिए ये 1 हो गया, और ये क्या, वी माइनस डीवी, ये हो जाएगा यू एनर्जी एट पॉइंट ए, जब चार्ज था तो उसके पास एनर्जी होगी बी माइनस डीवी, क्या होगी, जब यही चार्ज बी पर आ गया तो उसके पास एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल कितना है वी, और चार्ज कितना आ गया क्यू नॉट, क्यू नॉट की वैल्यू क्या भैया 1 कूलम, तो वी। वर्क डन क्या होगा, वर्क डन, वर्क डन होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, और चेंज इन एनर्जी, एनर्जी में जो भी चेंज आता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, वर्क के, और फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, वर्क के। तो हमने क्या कर दिया, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बराबर में चेंज इन एनर्जी कर दिया। देखिए फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट वर्क है, और चेंज इन एनर्जी भी क्या होता है, वर्क होता है। एक एग्जांपल देता हूं मैं, मान लीजिए आप घर से स्टार्टिंग किया, आपने सुबह निकले, तो घर से जैसे निकले आपके पास 100 जूल एनर्जी थी, यहां तक आते आते आपके पास कितनी एनर्जी बची, 90 जूल, कुछ भी बची, तो वर्क कितना किया। अगर मान लीजिए यहाँ पे आते 50 बची एनर्जी, तो 50 जूल वर्क किया। चलिए एनर्जी का जो चेंज होता है वो भी किसके बराबर होता है, वर्क के, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, वर्क ही होता है। अब देखिए अगर आपको याद होगा, ठीक है भाई बोलिए मत, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E कितनी है, और डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का कितना किया इसने, dx कितना किया, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना किया। अब एक चीज देखिए भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है राइट साइड में, और डिस्प्लेसमेंट आप कर रहे हो लेफ्ट साइड में, तो वर्क कितना होगा, माइनस ई इंटू में dx। आपको बता दूं फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है यदि आप एक कूलम चार्ज की बात कर रहे हो। मैंने आपको बताया था, कुछ फॉर्मूले लिखवाया था, अगर आपको याद होगा। देखिए इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना होता है, क्या होता है, के क्यू अपॉन में आर।
पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू अपॉन में आर। समझे? अब देखिए, अगर मैं क्यू नॉट को 1 कूलम ले लूं, ध्यान दीजिए भैया, क्यू नॉट को 1 कूलम ले लूं, तो ये एनर्जी जो होगी वो पोटेंशियल के बराबर हो जाएगी। और अगर यहां पर क्यू नॉट को 1 के बराबर ले तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगी? ये फोर्स किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगा। समझे? यदि मैं ले क्यू नॉट क्या है? वो चार्ज जिसके अंदर आप मूवमेंट करा, टेस्ट चार्ज कह रहे हो, ठीक है। अगर क्यू नॉट हमने 1 कूलम ले लिया, ध्यान दीजिए, तो इस जैसे ही यहां पर क्यू नॉट की वैल्यू 1 कूलम रखोगे तो ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर में इलेक्ट्रिक फोर्स, और पोटेंशियल एनर्जी बराबर में पोटेंशियल। ठीक है? यदि आपने, भाई प्लीज बोलिए मत प्लीज यार, क्यू नॉट की वैल्यू यदि आपने 1 कूलम ले ली है तो उस केस में आपका ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगा, और ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? क्योंकि आप इसको 1 रखोगे तो ये जो आने वाला वो इसके बराबर होगा ना, और यहां पर अगर आप इसको 1 रखते हो तो ये जो आने वाला वो इसके बराबर है। ठीक है भाई, तो चीज ध्यान में रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर में इलेक्ट्रिक फोर्स, और पोटेंशियल एनर्जी बराबर में पोटेंशियल, ये ध्यान रखना, ये भी है। तो भैया फोर्स की जगह पे देखिए, आप जिस चार्ज को ले आ रहे हो वो किसकी वैल्यू क्या है? 1 कूलम है। तो जो फोर्स लगेगा इस चार्ज के ऊपर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। क्या है? E। तो इसलिए हमने क्या ले लिया? E। डिस्प्लेसमेंट कितना किया है? dx। अच्छा, एनर्जी का चेंज क्या होता है? एनर्जी का चेंज होता है ज्यादा एनर्जी माइनस कम एनर्जी, ज्यादा एनर्जी माइनस या फाइनल माइनस। अब देखिए इसको आगे बढ़ाता हूं, तो ये क्या हुआ? ई डी एक्स। ये क्या हुआ? फाइनल एनर्जी कितनी है भैया? फाइनल एनर्जी आई है आपकी यहाँ की बी पॉइंट की एनर्जी, वो की क्या है? बी। वो क्या है? और इनिशियल एनर्जी क्या है? बी माइनस डी। कोई दिक्कत तो नहीं भाई? ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो माइनस ई डी एक्स बराबर में वी माइनस वी प्लस डी वी। वी से भी क्या हुआ? कैंसिल हो गया, तो यहां पर और ये दोनों बचे आपके, तो माइनस ई डी एक्स बराबर में डी वी। तो ई की वैल्यू क्या होगी? माइनस डी वी अपॉन में डी एक्स। ये होगी आपका, इसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसे क्या कहते हैं? और ये नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल्स टू में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या फिर आप कह सकते हो, अगर आप, और एक बात और ध्यान रखना, यहां पर जो नेगेटिव साइन बता रहा है, नेगेटिव साइन बोल रहा है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल लगातार क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अगर आपको याद होगा मैंने डेरिवेशन करा रखी है, ठीक है, मैंने ये बताया था कि ये जो नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है वो ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, देखिए अगर मान लीजिए आप इधर जा रहे हो, इधर जाओ, तो ये किसकी डायरेक्शन है? बताओ किसकी डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। और इसी डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल क्या हो रहा है? पहले यहाँ पे भी था, यहाँ पे क्या हुआ? कम हो गया। तो ये माइनस साइन यही बता रहा है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो होता है वो क्या होता है? कम होती है। पोटेंशियल लगातार क्या होता है? कम होता है। तो भैया यानी यहां पर जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये बात भी ठीक है। दूसरा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल लगातार क्या होता है? आपका कम होता रहता है, ये बात भी ठीक है। रीजन में क्या लिखा हुआ है? नेगेटिव ग्रेडियंट। क्या बोल रहा है? नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? डीवी अपॉन में, पोटेंशियल का ग्रेडियंट होता है डीवी अपॉन में डीएक्स। इसका नेगेटिव करोगे तो किसके बराबर है? इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, लेकिन क्या असर्शन रीजन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? देखिए अगर आप देखोगे तो नीचे वाले की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, अलोंग दी हाँ लिखा हुआ है डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ठीक है, क्या कह रहा है? ठीक है, एक बार इसको चेक करना, असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। भी है ना, असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, लेकिन रीजन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, देखिए अगला क्या कह रहा है? अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितनी है? 30 सेंटीमीटर, कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल सेटिंग। नॉर्मल सेटिंग जानते हो आप? नॉर्मल मतलब जब आपकी फाइनल इमेज जो बने वो कहां बने? इन्फिनिटी बने, कहां बने? ठीक है, तो कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ इतनी रखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है, समझ गया?
सिंपल माइक्रोस्कोप में जो आपका यहाँ पे रीजन का लिखा हुआ पहले ये देख लो, वो नॉर्मल सेटिंग द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज एम डी अपॉन में एफ, डी अपॉन में एफ ही तो होता है, हाँ हाँ डी अपॉन में एफ होता है। अगर आपको एंगुलर याद हो, पता नहीं याद नहीं याद है, नहीं याद है क्या भाई, क्या सिंपल माइक्रोस्कोप देखिए भैया, सिंपल माइक्रोस्कोप एक बार देख लीजिए, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है भैया, तो अपने पास एक केवल कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसी को हम कह रहे थे भैया सिंपल माइक्रोस्कोप। इसमें दो एडजस्टमेंट होते हैं, नियर बाय, नियर बाय में फाइनल इमेज कहाँ बनती है, फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। दोनों ही इंपॉर्टेंट है भाई, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, सिंपल नहीं आता कभी भी, ठीक है। तो फाइनल इमेज क्या होती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बनती है, लेकिन इसका कंसेप्ट यूज होता है दोनों में, ध्यान दीजिए। इस केस में क्या होता है कि ये है आपका ऑब्जेक्ट, हमें कहा बनानी है फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, यानी आपकी जो फाइनल इमेज जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बनती है वो ध्यान रखना हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल। क्या होती है, और वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स लेंस अगर बना रहा है तो उसका मतलब वो क्या हो, फोकस के और पोल के बीच में। तो ये हो गया, उसके बाद हमने क्या किया, पैरेलल कंसेप्ट पर सिंबल सा है, वो क्या होगा, पैरेलल वाली कहाँ जाएगी, फोकस से, और दूसरी वाली इधर जाएगी। ये दोनों इधर तो नहीं मिलने वाली है, तो हमने इनको रिट्रेस किया, यहाँ पर ये मिल गई, वर्चुअल रेस ड्रॉ किया मैंने, तो इसलिए इमेज भी कैसे बनेगी, वर्चुअल बनेगी। ये इमेज होगी आपका, ठीक है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ इमेज है, ठीक है। अब देखिए दोनों इमेज को देखने का एंगल, और ये देखो इमेज है, इसको देखने का एंगल और ऑब्जेक्ट को देखने का एंगल सेम है, क्या है, और हमें एंगुलर मैग्निफिकेशन चाहिए, यानी दोनों का एंगल भी क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। अगर दोनों का एंगल सेम रहेगा तो एंगुलर मैग्निफिकेशन 1 आएगी, इसका मतलब कोई चेंज नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बताया होगा, याद होगा अगर आपको, तो मैंने क्या किया, इसको इधर शिफ्ट कर लिया, ए बी को कहां शिफ्ट कर लिया, यहां पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, वही उसी डिस्टेंस पर है, उतनी, बस हमने डायग्राम में क्या किया, एडजस्टमेंट कर लिया, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको बताया था ये ए बी है, ये ए डैश, और ये क्या है भैया, बी डैश है, और इसको कर दो एल, क्या कर दो, तो यहां से हो गया ये, तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा इमेज को देखने का एंगल, जो कि क्या होता है बीटा, और ये वाला क्या हो गया, ऑब्जेक्ट को देखने का एंगल। और ये ध्यान रखना कि इसकी हाइट और इसकी हाइट क्या है, सेम है, ये भी क्या है, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक का एच आई है, और केवल यहां से यहां तक का क्या होगा, एच होगा, क्या होगा, ठीक है। अब मैंने आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला बताया था, एंगल सबटेंडेड बाय आई टू सी दी इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय आई टू सी दी ऑब्जेक्ट। यहां पर ध्यान दीजिए भाई, इधर देख ले, यहां पर इमेज को देखने के लिए आपका क्या कर रहे हैं, दो एंगल है, एक तो सॉरी इमेज को देखने के लिए केवल बीटा एंगल है, और ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपके पास दो एंगल, एक एंगल है, तो भी एक एंगल, ठीक है, अल्फा ये रहा, ठीक है, समझ गया। तो ट्राइंगल कौन सा आएगा, इसमें कौन सा ट्राइंगल लोगे, सी कर दो इसको। तो बीटा देखिए, ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, और अल्फा के लिए क्या होगा, ए डैश एल सी, ए डैश एल सी, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो भैया। तो टेन बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या भी इसका, एच आई, ठीक है भैया, और बेस क्या है इसका। अब एक बार और देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी जो कि मैं गलती कर रहा था, आप ध्यान रखना। अगर मैंने आपको बताया था कि आप हमेशा किसको प्रेफरेंस दोगे, बेस को, किसको दोगे, आप ये चाहोगे कि बेस आपका कैंसिल ना हो, क्या कैंसिल हो, परपेंडिकुलर, क्या कैंसिल हो। अगर मैं देखिए अल्फा के लिए तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, एक मिनट, अल्फा के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, लेकिन बीटा के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक ये और एक ये दो। अगर मैं बड़ा वाला ट्राइंगल लेता हूं, अल्फा के लिए ये लूंगा, तो भैया क्या होगा, इसका बेस और इसका बेस दोनों को क्या होगा, सेम होगा, कैंसिल हो जाएगा। हमें बेस कैंसिल नहीं करना है, मैंने क्या बोला, हमें परपेंडिकुलर कैंसिल। तो भैया आप कौन सा लोगे बीटा के लिए ट्राइंगल, अब बताओ, छोटा वाला बीटा के लिए कौन सा होगा, ए बी सी,
ट्राइंगल ABC, और अल्फा के लिए क्या होगा A-LC, A-LC। अब ये इधर देखिए क्या होगा AB अपॉन परपेंडिकुलर क्या भी है इसका AB, और बेस क्या भी है -u, क्या है -u तो होगा। अच्छा इसके लिए अल्फा के लिए क्या होगा परपेंडिकुलर क्या भी है A-L क्या है, और बेस क्या होगा यहां से यहां तक का दूरी क्या होगा इमेज डिस्टेंस DE, क्या होगा इसको D भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे D भी कहते हैं। ये D हो गया, ठीक है, ये भी लेफ्ट में। तो आपको बता दूं ये A-L और AB आपको मैंने बताया दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, D अपॉन में क्या आ गया U आ गया, क्या आ गया D अपॉन में U किसका आ गया सिंपल माइक्रोस्कोप का नियर बाय एडजस्टमेंट में, क्या आ गया सिंपल माइक्रोस्कोप नियर बाय एडजस्टमेंट। अब सिंपल माइक्रो देखिए ये आपको एनसीईआरटी में ये नहीं लिखा हुआ रिजल्ट, एनसीईआरटी में रिजल्ट कुछ और है, क्या है आपको तो सिंपल माइक्रोस्कोप कैसा है कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में आप जानते हो 1 बाय में F इक्वल टू 1 बाय में V माइनस 1 बाय में U। कॉन्वेक्स लेंस है इसके लिए फोकस क्या होगी पॉजिटिव, आपको पता है इमेज कहां बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन में, इसलिए क्या लोगे -D, क्या लोगे, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा भैया -U, क्या होगा। तो भैया इसको सॉल्व कीजिए, इसको इधर ले आओ पहले, तो क्या होगा 1 बाय में F प्लस 1 बाय में D बराबर में क्या होगा, ये माइनस हमारे कैंसिल 1 बाय में U, D से इधर भी मल्टीप्लाई करो और D से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये क्या होगा D अपॉन में U हो गया, D अपॉन में U हो गया, फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। और ये क्या हुआ इसको सॉल्व करोगे तो क्या हुआ D प्लस F अपॉन में FD, D से D क्या हुआ कैंसिल, तो भैया क्या हुआ D अपॉन में U, और इधर क्या बचेगा F, D अपॉन में F, और F अपॉन में F क्या हुआ 1, ठीक है। इसको क्या लिख दिया भैया M फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो ये होती है भैया सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन नियर बाय एडजस्टमेंट, D अपॉन में F प्लस 1, D अपॉन में F प्लस सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन, समझ गए भाई, ये हो गया। अब लेकिन हमें नियर बाय एडजस्टमेंट में करना है और नॉर्मल एडजस्टमेंट में किसमें करना है, और नॉर्मल एडजस्टमेंट में फाइनल इमेज कहां बनती है आपकी इंफिनिटी पर, कहां बनती है नॉर्मल, नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। अब देखिए भाई प्लीज बोलिए मत, देखो भाई ये आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी बन रही है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे होना चाहिए फोकस पे, कहां पे होना चाहिए, एक रे पैरेलल, पैरेलल वाली इधर से, ये दोनों इधर से, ये दोनों ना तो इधर मिलेंगी ना ही उधर मिलेंगी, ठीक है। ये एफ है, ये क्या है एफ है, ये क्या है भैया इमेज को देखने का एंगल क्या हो गया बीटा, क्या हो गया, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये क्या है वैसे तो है तो ऑब्जेक्ट, लेकिन इमेज भी क्या होगी इसी लाइन में बनेगी कहीं पे इंफिनिटी में, ठीक है, वैसे मिलने वाली है नहीं, तो ये ध्यान रखना। ये एक डायग्राम हो गया, इसमें दो डायग्राम बनते हैं, ये तो हो गया इमेज को देखने का एंगल यानी tan बीटा क्या होगा, ये बीटा हो गया, परपेंडिकुलर क्या भैया HO क्या है, और बेस क्या माइनस है, क्या है माइनस है, ठीक है। अच्छा दूसरा देखिए ऑब्जेक्ट को देखने का एंगल क्या होगा, ऑब्जेक्ट को देखना जब भी आपको जब ऑब्जेक्ट आपको साफ साफ और अलग अलग दिखाई दे, साफ साफ और, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट आपसे कितना दूर होना चाहिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ, और ये अल्फा हो गया, क्या हो गया, ये आंख है, आंख से कितनी दूरी पर होनी चाहिए भैया उस मिनिमम डिस्टेंस पर जब ऑब्जेक्ट आपको साफ साफ और अलग अलग दिखाई दे। देखो ये वाला डायग्राम तो ऐसे बन गया, देखो सुन लीजिए, इसको करने के लिए आपके कंसेप्ट में क्लियरिटी होनी चाहिए। आप ध्यान रखना कि इमेज को भी आप जब भी देख रहे हो जब वो साफ साफ और अलग अलग दिखाई दे रहा है, और ऑब्जेक्ट को भी आप देख रहे हो जब वो साफ साफ और अलग अलग दिखाई दे रहा है। आपको पता है कि आपकी पहली कंडीशन तो यही है, क्योंकि आप इमेज कहां बना रहे हो इन्फिनिटी पर बना रहे हो, तो ये क्या हुआ बीटा बन गया। अब अल्फा के लिए क्या करोगे, तो अल्फा के लिए आप ऑब्जेक्ट देखोगे, ऑब्जेक्ट कहां पे होना चाहिए ताकि आप साफ साफ और अलग अलग देख पाओ, तो यानी क्या हुआ tan अल्फा हो गया, tan अल्फा क्या होगा परपेंडिकुलर क्या HO और बेस क्या -D, ठीक है। अब ये देखिए ये सेकंड इक्वेशन होगी, हम जानते हैं मैग्नीफिकेशन क्या होता है tan बीटा अपॉन में tan अल्फा, tan बीटा क्या भैया HO माइनस F, और ये क्या HO माइनस माइनस से माइनस कैंसिल, HO से HO कैंसिल, D अपॉन में F आ गया मैग्नीफिकेशन, ठीक है भैया। तो अब देखिए क्या आ रहा है, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ, भाई प्लीज बोलिए मत, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ क्या भैया 30 सेंटीमीटर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल सेटिंग, ठीक है।
नॉर्मल सेटिंग में आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। नॉर्मल सेटिंग में आपका मैग्नीफिकेशन क्या था, 1+d/में, 1+d/में। अगर आप फोकल लेंथ को ज्यादा कर दोगे, फोकल लेंथ आपकी ज्यादा जाएगी, तो मैग्निफिकेशन जो होती है लगभग 1 के आसपास ही आएगी। देख रहे हैं आपको, अगर आपकी फोकल लेंथ ज्यादा रहेगी, 30 सेंटीमीटर है, डी क्या होता है, कौन सा, 16 सेंटीमीटर के आसपास होता है, तो भैया मैग्निफिकेशन बहुत कम आता है। मैग्निफिकेशन क्या होगा, डी। देखिए एफ अगर आपका 30 सेंटीमीटर रहेगा तो d/में आपका रेशियो क्या होगा, छोटा आएगा, ठीक है। और 1+ छोटा था, यानी मैग्निफिकेशन ना के बराबर आ रही है, ठीक है। दूसरा क्या सही है, देखिए ये सही है, असर्शन देखिए ठीक है, असर्शन ठीक है ना, अबे सुन ले, असर्शन ठीक है, क्योंकि भैया फोकल लेंथ अगर आप ज्यादा बड़ी कर दोगे तो फोकल लेंथ बड़ी करते के साथ ही भैया मैग्निफिकेशन क्या होगी, कम हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आप चाहते हो भैया मैग्निफिकेशन ज्यादा, आप चाहते हो मैग्निफिकेशन, तो इसलिए क्या है भैया, ये स्टेटमेंट आपकी सही है। दूसरा कह रहा है भैया फॉर नॉर्मल सेटिंग द एंगुलर मैग्निफिकेशन, भैया यही आती है आपकी, ये भी सही है। लेकिन भैया ऊपर वाले को नीचे वाला एक्सप्लेन नहीं कर रहा, एक्सप्लेन जब करता जब आप ये बोलता कि भैया फॉर लार्ज फोकल लेंथ मैग्निफिकेशन क्या होगी भैया, स्मॉल, मैग्निफिकेशन क्या होगी, तो ये रीजन होता, समझ गया भैया। बाकी दोनों ठीक है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा। देखिए भैया द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, बिल्कुल सही बात है भैया, सही है, ठीक है। दूसरा कह रहा है दीज वेव्स प्रोपोगेट इन अ स्ट्रेट लाइन, ये वेव्स हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट करती है। सुन लीजिए, ठीक है, ये वेव जो होती है दीज वेव्स प्रोपोगेट इन अ स्ट्रेट लाइन, ऐसा सीधा चलती है, ऐसा नहीं होता। ये क्या होता है, एक्स वाई के अलॉन्ग क्या करती है, ऑसिलेट करती रहती है, कैसी करती है, ठीक है। और मीडियम चेंज होने पर क्या होती है, इनकी डायरेक्शन भी क्या होती है, चेंज हो जाती है, समझ गया भैया। चलो नहीं, ए सही है, बी गलत है, तो फिर इसने पता अधूरा बोला है इसको, हाँ सुन लीजिए, देखिए कह रहा है कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफॉर्मेशन की होती है, तो पता है ट्रांसफॉर्मेशन जानते हो ना, इसमें पार्टिकल जो होता है मोशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है। जैसे मान लीजिए वेव की मोशन ऐसे है, वेव की मोशन ऐसे है, तो पार्टिकल क्या करेगा, ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा ऐसे करके, इसे कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, क्या कहते हैं इसे। दूसरा कह रहा है दिस वेव्स प्रोवाइड इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर मीडियम चेंज नहीं होगा तो ये वेव क्या होगी, आगे भी क्या होगी, ऐसी सीधी चलती है, लेकिन जैसे मीडियम चेंज हुआ तो लाइट बैंड हो जाती है, लाइट अपने रास्ते को क्या करती है, चेंज कर लेती है, समझ गया भैया। तो इस हिसाब से सही भी सही होना चाहिए, हाँ रीजन नहीं है, रीजन कैसे सही हो जाएगा भैया, देखिए भाई प्लीज बोलिए मत। ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रिंज विद द फेज एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन थ्रू द सिंगल स्लिट। भैया एक ग्राफ ड्रॉ करना है जो कि आपकी इंटेंसिटी का फेज के साथ, फेज एंगल के साथ बताएगा। तो भैया आपको याद होगा मैंने डिफ्रेक्शन में बताया था कि सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ क्या होती है, सबसे ज्यादा, उसके बाद भैया इसकी विड्थ डबल होती है, इनकी विड्थ भी कम हो जाती है और इंटेंसिटी भी ग्रेजुअली क्या होती है, ठीक है, इनकी विड्थ सेम रहेगी, इन सबकी विड्थ क्या रहेगी, सेम, लेकिन इंटेंसिटी लगातार क्या होती है, कम होती रहती है आइदर साइड में, याद है। चलो अगला कह रहा है, क्या ये आंसर देखा, क्या देखा है, और what should be the width of each slit obtained in n maxima of double slit pattern with the central maximum of single slit pattern। देखिए मैं सुन लीजिए, कह रहा है what should be the width of each slit of the obtained nth maxima। तो याद है आपको कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी, और सेंट्रल मैक्सिमा क्या होती है, 2 लगा दीजिए, समझ गए भाई। अल्फा क्यों लगा रहा है, अल्फा तेरे में लगा दूंगा। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा भैया अ कॉइल ऑफ वायर एनक्लोजिंग, भाई प्लीज एरिया कितना है भैया, इतना, इस प्लेस इन द प्लेन मेकिंग द एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड, उसका प्लेन जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60, तो नॉर्मल कितना बनाएगा, 30 का। प्लेन जो अगर 60 बनाएगा तो नॉर्मल कितना बनाएगा, 60 का, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी देखी, इतनी, तो कह रहा है भैया इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस्ड टू इतना
देन फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो भैया आपको क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हो, सब चीज सेम है, केवल क्या चेंज कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, एंगल और वो सब क्या है, सेम है। तो भैया क्या लिखोगे यहाँ पर, एरिया भी सेम है, एंगल भी सेम है, कॉस थीटा भी सेम है। ये क्या होगा, B2 माइनस V1 अपॉन में क्या हो गया, T। क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एरिया कितना है भैया, ये देखा है, कॉस एंगल कितना होगा भैया, अगर प्लेन के साथ 60 डिग्री का एंगल है तो नॉर्मल के साथ एंगल लेना आपको 30 डिग्री हुआ। देखो ये कॉइल है, कॉइल, ये कॉइल का नॉर्मल है, अगर कॉइल के साथ उसने 60 डिग्री का एंगल में रखा है तो इसके साथ क्या हो रहा है, 30, यहाँ पे 30। B2 कितना है भैया, B2 आपका इतना है, और B1 कितना है भैया, अच्छा नहीं सॉरी, B2 आपका 0 है, B1 क्या 10 की पावर -1। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया, ठीक है। हाँ जो भी हो, अब हाँ cos 30, रीजन सुन ले, मेरी बात सुन ले, ये कॉइल है, ये कॉइल का प्लेन की लाइन है, क्या है ये, सुन ले, ये कॉइल है, कॉइल के प्लेन पे एक लाइन खींच दी मैंने, ये उसके प्लेन को बता रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएगी तो नॉर्मल के साथ कितना होगा, 30 के, तो और जो फ्लक्स में जो एंगल होता है वो नॉर्मल के साथ होता है। हाँ अरे यार वही तो किया मैंने, ई कोस्ट में क्या होता है, d5 अपॉन, सुन ले, सुन ले, d5 अपॉन में dt, फाई क्या होता है, ba cos थीटा dt। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, एरिया और cos थीटा कांस्टेंट है दोनों के, तो फिर क्वेश्चन गलत लिखा फिर, सुन ले, कह रहा है द प्लेन मेक्स 60 डिग्री एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। प्लेन जो है वो 60 डिग्री बना रहा है, भाई गलत दे रखा है उसने, बता तो रहा को मैं, तू क्वेश्चन पढ़ना था तेरे को, क्या पढ़ा लिखा है क्वेश्चन में, देख इधर देख, प्लेन के साथ है 60 का, नॉर्मल का कितना होगा, 30 के तो होगा, अबे साइन 60 लिए रखा होगा, देख ले उससे पहले। हाँ तो ठीक है फिर, हम सही है, समझ गया भैया, ये कांस्टेंट है, ए cos थीटा कांस्टेंट है, ए cos थीटा क्या भैया, कांस्टेंट है, और अंदर क्या होगा, dB अपॉन में dt। dB क्या होता है, B2 माइनस B1, और dt क्या भैया, टाइम है, खत्म हो गया क्वेश्चन। ओए कह रहा भैया ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऑफ जर्मेनिएट ऑफ विद द, भाई प्लीज बोलिए मत, ठीक है, एटम एंटीमनी नेम द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सो दैट ऑब्टेन द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। देखिए सुन लीजिए, एंटीमनी कितनी वैलेंसी होती है, देख ले, एंटीमनी की वैलेंसी 5 होगी मेरे ख्याल से, हाँ 15वें का है शायद मेरे ख्याल से, 5 होगी एंटीमनी की वैलेंसी, एन टाइप बनना चाहिए, एन टाइप, एंटीमनी इंप्योरिटी है 5 वैलेंसी वाला, किसके अंदर डाल रहे हो, जर्मेनियम के अंदर 4 वैलेंसी, तो क्या बनेगा, एन टाइप, क्या बनेगा, और एन टाइप का एनर्जी बैंड डायग्राम मैंने आपको बताया था कैसा बनता है, ये देखो, बैलेंस बैंड, सॉरी कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, एनर्जी गैप, और जो 5वां इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, वेरी क्लोज टू कंडक्शन बैंड, ये 5th इलेक्ट्रॉन है, क्या है ये 5th इलेक्ट्रॉन, याद है। अगला क्या है, अच्छा ये 20वां, अरे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑफ द इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, ठीक है, उसका देखा मोस्ट पैरेलल टू द बेस लाइन। बेस लाइन क्या, देखिए भैया मैंने आपको बताया था मिनिमम डेविएशन की कंडीशन, मैंने पहले कहा था एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, I1 इक्वल टू I2, R1 इक्वल टू R2, और लाइन जो जा रही है पैरेलल टू द बेस, तो यानी ये क्या मिनिमम डेविएशन कंडीशन है। फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ दिस रे, तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, ठीक है। तो म्यू क्या होता है डेविएशन में, आता है आपको, साइन A प्लस डेल्टा बाय में 2 अपॉन में साइन A बाय में 2। तो यहां से देखिए सुन लीजिए, आपको क्या निकालना है, आई निकालना है, क्या निकालना है, छोड़ो ये तो खैर ये इसका यूज ही नहीं करना है, फिर हो जाएगा अपना। देखिए डेविएशन, अच्छा यहां से सॉल्व करके आप क्या निकालोगे, डेविएशन निकालोगे, क्या निकालोगे, ये दे रखा है एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है 60, सॉल्व कर लिया, डेविएशन आ गया डेविएशन, आपको पता है डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, I1 प्लस I2 माइनस A, याद है। अब मिनिमम डेविएशन में I1 I2 दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं,
ये 2i लिख दीजिए माइनस ए, डेविएशन आपने यहां से निकाल लिया, एंगल ऑफ रेसिप्रोसिटी लिखा है, आई निकाल लेगा, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, आगे अगर 21वां देखिए, कह रहा है भैया ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हेन कुछ ऐसा डायमैग्नेटिक रहेगा तो ना के बराबर फील्ड लाइन जाएंगी, पैरा में, हाँ पैरा में कुछ जाएंगी और फेरो में घुसड़ के जाएंगी एकदम। बिहेवियर ऑफ द फील्ड लाइंस ड्यू टू द, अब क्या कह रहा है, दो सब्सटेंस के बीच में मैग्नेटिक, क्या कह रहा है, विच मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिस्टिंग्विशेस दिस बिहेवियर ऑफ द फील्ड लाइन, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी या ससेप्टिबिलिटी, कोई सी भी कह दे यार, कह रहा है परमिएबिलिटी भी ये बताता है। देखिए परमिएबिलिटी जो होती है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की क्या होती है, कम होती है, इसलिए वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, कम गई है। और पैरा की और फेरो की क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, पैरा की कम होती है, फेरो की बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वहां से फील्ड लाइन क्या होती है, बहुत ज्यादा पास होती है। समझ गया, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी परमिएबिलिटी है, ससेप्टिबिलिटी नहीं है, ससेप्टिबिलिटी अब कुछ भी बोल दे आंसर आ जाएगा, तो भी सब एक दूसरे के डायरेक्टली होते हैं। ठीक है भैया, तो आगे कल कराएंगे, ठीक है, खत्म हो जाएगा, 5 नंबर वाले क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा।